हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती चौहान ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि मुझे क्या क्या सिम्टम थे, मुझे क्या क्या खाने का मन करता था, तो मैं आपको बताती हूँ। और बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, उसके सिम्टम बताते हैं आपको, और मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में क्या क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मुझे इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो उस वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ना ही मुझे शुगर की कोई इशू था, ना ही मुझे बीपी का कोई इशू था। तो वैसे तो कोई जेंडर प्रिडिक्शन नहीं होती है, क्योंकि सबके सिम्टम्स भी अलग होते हैं, मूड स्विंग्स भी अलग होते हैं। लेकिन मैं आपसे अपने पर्सनल, जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे जो भी मतलब सिम्टम्स थे, मैं वो उनको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट करते हैं बात के फेस के ग्लो की। तो फेस ग्लो, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। चारों तरफ पिंपल्स ही पिंपल्स, एक्ने वगैरह रहते थे बहुत ज़्यादा। और मूड स्विंग की बात करें तो नॉर्मल ही था, मतलब मेरा इतना ज़्यादा मूड स्विंग नहीं करता था। खाने की क्रेविंग की बात की जाए तो मैं स्वीट भी पसंद करती थी और सॉल्टी भी पसंद करती थी और स्पाइसी भी। मतलब मैंने अपनी पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में स्वीट्स भी खाए हैं। मतलब इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया कि बहुत ज़्यादा ही स्वीट में क्रेविंग होती थी मुझे, बट एक पर्टिकुलरली किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती थी मुझे खाने में। और बात करते हैं हेयर ग्रोथ की, तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत कम झड़े हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो मेरी प्रेगनेंसी में बाल नहीं गिरे हैं। और उसके बाद बात करते हैं जो टमी में लाइन बनती है स्ट्रेट और कर्व्ड, मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी और अपर वाले पोर्शन में भी थी, ना इसे अपर वाले पार्ट में, और निचली तरफ भी थी, और बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन थी बनी हुई बिल्कुल। अभी भी वो शो होती है। अब तो मतलब 1-1.5 मंथ हो चुका है डिलीवरी हुए हुए, तो मतलब वो जो लाइन थी वो अब मिट चुकी है। बात करते हैं रैशेज़ की, तो मेरी पूरे टमी पे कोई किसी तरह के रैशेज़ नहीं है, क्योंकि मैंने एलर्जी होती थी लेकिन मैंने वहाँ पे नेल्स का यूज़ नहीं किया है, तो उस वजह से मुझे कोई भी एलर्जी नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स की। तो ये है जी मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी बोलते हैं जिसे। ये मेरी है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जिसमें कि बेबी की जो हार्ट बीट है उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या था क्या नहीं था, मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। ये फर्स्ट की है। देन मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। ये है मेरा लास्ट वीक ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि मेरी बेबी की हार्ट बीट थी 183 बीट्स पर मिनट। कार्डिक एक्टिविटी थी, जो मतलब फीटल की एक्टिविटी थी। और जो मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो हमेशा ही एंटीरियर रही है। और जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी थी वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी, तो उस वजह से क्या था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और एडिक्वेट अमाउंट में क्या था, जो अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होना चाहिए आपकी बॉडी में, वो अमाउंट पूरा था। मतलब ये देखिए, प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है, कार्डिक एक्टिविटी लास्ट वाले अल्ट्रासाउंड में है। ये उससे पहले वाले अल्ट्रासाउंड में अलग अलग है। हर अल्ट्रासाउंड में जो फीटल एक्टिविटी थी मेरी, वो सारी डिफरेंट थी। ये रही मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा एंटीरियर, एंड जो अमाउंट था कार्डिक एक्टिविटी थी वो थी 150 बीट्स पर मिनट। इस वाले अल्ट्रासाउंड में थी 142 बीट्स पर मिनट पोजीशन प्लेसेंटा की एंटीरियर। इसमें भी मेरी फेटल कार्डिक एक्टिविटी 142 बीट्स पर मिनट है, और जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे सारे जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं उसमें सब में ऑलमोस्ट जो पोजीशन है प्लेसेंटा की और हार्ट बीट्स हैं फीटल की, वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही है। और मेरा सारा ट्रीटमेंट था वो था MMU हॉस्पिटल से चला हुआ, और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सराहा में हुई है। और वहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है मेरा, मतलब प्रेगनेंसी से और मतलब जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या सभी केसेस में सेम सिम्टम्स होते हैं, तो नहीं, हर केस में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। कई लोगों की प्रेगनेंसी की जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर होती है और उन्हें बॉय होता है,
और कई लोगों के सिम्टम में क्या होता है कि उनकी पोजीशन मेरी और मेरे साथ एक और लड़की थी, सेम हमारे सिम्टम्स थे ऑलमोस्ट, लेकिन एंड में मुझे बेबी बॉय हुआ और उसे बेबी गर्ल हुई। तो मतलब ये आप मतलब नहीं बता सकते हैं किसी की रिपोर्ट से या फिर आप किसी की प्लेसेंटा की पोजीशन से या हार्ट बीट से कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ना ही आप क्रेविंग से बता सकते हैं कि आप स्वीट खाते हैं तो आपको लड़का होगा या लड़की होगी, आप सॉल्टी पसंद करते हैं, आपको सॉल्टी की क्रेविंग है तो आपको बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ये सब कुछ तो भगवान के ऊपर ही बोल सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट गॉड। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, बाकी और लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे केस में तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं एक पर्टिकुलर सिम्टम बता सकूं। बाकी हाँ, मुझे राइट साइड लेग क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते थे और मुझे कमर में मतलब बहुत ज़्यादा पेन थी। मतलब मैं पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने वो चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र की है, मतलब मुझसे उठा भी नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा पेन थी मुझे कमर में। और उससे मुझे मतलब पाँव में भी दर्द रहती थी और एंड में मुझे 8-9 मंथ में पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब मुझे डॉक्टर्स ने भी खड़े होने के लिए मना कर दिया था कि आप अब खड़े मत रहिए, क्योंकि मैं अगर 5 मिनट भी खड़ी रहती थी तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, इवन टांगों तक में स्वेलिंग होती थी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मैं हॉस्पिटल से रिगार्डिंग बात करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी तो मतलब जो ट्रीटमेंट था वो सारा हॉस्पिटल सोलन से था ट्रीटमेंट चला हुआ, लेकिन मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सराहा हॉस्पिटल में हुई है और वहाँ का स्टाफ ने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से बोलते हैं। मतलब मुझे 8-9 घंटे की लेबर पेन में रहना पड़ा, उसके बाद मुझे आराम से नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हो गया था और मतलब मुझे इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बाकी तो सबकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर बात होती है, कई लोगों की सारे कुछ रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती है, लेकिन उनकी कई बार क्या होती है बेबी की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब जैसे बेबी है उसका सर है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि सिजेरियन ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है और फिर सी सेक्शन होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स फर्स्ट से ही ठीक थी, एंड में मेरे बेबी की रोटेशन हो गई थी। बट क्या बोलते डॉक्टर्स की हेल्प से और मतलब भगवान की ही मेहरबानी से मतलब मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। बाकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन वाली हो, पेन सब में होता है। थोड़ी नॉर्मल जो डिलीवरी वाली पेन है वो आने वाले टाइम के साथ हील हो जाती है और जो सिजेरियन होती है वो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी पेन क्या होती है वो भी बढ़ती रहती है। और आपको अकॉर्डिंग टू हर सीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनसून है, आपका समर है, विंटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक हमेशा डर बना रहता है सी सेक्शन का कि कभी भी टांके खुल सकते हैं, आपकी बॉडी है वो मतलब उस तरीके से रिकवर नहीं हो पाती है। बाकी मैं तो सबसे जिसकी भी डिलीवरी होने वाली है सबसे यही कहूँगी कि आप लोग क्या कीजिए 9th मंथ में थोड़ा हो सके तो वॉक कीजिए, अपनी मतलब एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में एक्टिव तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी मूड स्विंग्स होते हैं। बट फिर भी आपको क्या करना चाहिए, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आपकी बॉडी को खुद को क्या करना चाहिए, अडप्टेशन करनी चाहिए। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम से ही मतलब आप नॉर्मल लाइफ से थोड़ा चेंजेस तो आता ही है लाइफ में, तो वो तो मतलब एक स्वाभाविक सी ही चीज़ है कि ऐसा होगा ही। तो आपको क्या करना चाहिए, उसे अपनी उस कंडीशन को भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आपको इतनी ज़्यादा उस चीज़ को सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं अब इससे रिगार्डिंग के मतलब कितना पेन होता है लेबर में। तो लेबर में तो बहुत अधिक पेन होता है और ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं,
टॉलरेट हो जाता है, लेकिन मतलब जो पेन होता है, वो जो रिकवरी होती है, वो ऐसा महसूस होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अधिक पेन होता है एक टाइम पे। लेकिन जब आप अपने बेबी को देखते हो अपने पास, तो फिर वो सारा मतलब जो पेन होता है वो मतलब आप उस चीज़ को हील कर लेते हो कि चलो जो भी है इट्स मतलब आपको उसकी उस पेन का जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है। लेकिन ऐसा है कि जो प्रेगनेंसी का फेस है तो ये आसान नहीं है। तो मैं सबसे जो भी प्रेग्नेंट है, मैं उनकी फैमिली से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके अपनी वाइफ की केयर कीजिए इस टाइम पे, और उन्हें हो सकता है जितना हेल्दी आप डाइट प्रोवाइड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल उन्हें टोफू खिलाइए, प्रोटीन दीजिए, आलमंड्स वगैरह जितना हो सके फ्रूट दे दिए, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड बहुत लॉस होता है डिलीवरी के टाइम पे। तो मतलब आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में ब्लड होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपको डिलीवरी के टाइम में कोई भी इशू ना हो। अगर आपको लगता है कि मुझे शुगर का इशू है तो आप मीठा अवॉइड कीजिए, और अगर लगता है कि बीपी आपका बहुत अधिक फ्लक्चुएट करता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, और जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ब्रीदिंग के ऊपर टोटल ही डिपेंड करता है। मेरी जिस दिन डिलीवरी थी तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं विदाउट लेबर पेन के ही हॉस्पिटल गई थी ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरी जो वाटर बैग है वो उसकी जो एक वॉल है वो हाफ रप्चर हो चुकी थी, और मतलब कुछ पोर्शन उसका ब्रेक हो चुका था। उस वजह से मुझे विदाउट पेन हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल में गई तो फिर हॉस्पिटल में जाके उन्होंने मेरी जो वाटर बैग है उसको रप्चर कर दिया था, और मतलब वो जो सारा पानी था वाटर बैग में वो सारा निकाल दिया गया था वहीं पे हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिए गए, जिस वजह से कि क्या हुआ कि मतलब मुझे पेन को, आर्टिफिशियल पेन को मतलब मेरी बॉडी में इंसेमिनेट किया गया, जिससे क्या हुआ कि मुझे मतलब इंजेक्शन के थ्रू ही पेन हो रही थी। और मतलब एंड में जब वो 3-4 घंटे हो चुके थे इंजेक्शन के बाद, उसके बाद मुझे जो नेचुरल पेन होती है वो स्टार्ट होनी शुरू हुई थी। तो मतलब अब ऐसा मेरे केस में हुआ था, और मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे कहा गया था, डॉक्टर ने एडवाइस किया गया था कि आप हो सके जितना गरम गरम इन्हें खिला सकते हैं आप खिलाइए। तो मुझे दूध, बादाम का जो छुआरे वगैरह डाल के दिए थे, जो कि मतलब मेरी बॉडी ने, हो सकता है कि वो जो जैसे आपको कैनोला लग जाता है, आपको ड्रॉप लगाते हैं, मतलब ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ाते हैं उसमें दवाई डाल दी जाती है, इंजेक्शन उसमें ही ऐड किए जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि वो शायद मिल्क के साथ उसका मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, आई डोंट नो, बट मतलब मुझे पूरे मतलब जितना भी इंजेक्शन मेरी बॉडी में जा रहा था, मतलब वो थ्रू वॉमिटिंग बाहर आ रहा था। तो वो बहुत ही मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, क्योंकि वॉमिटिंग होती है अगर तो क्या होती है, आपकी जो बॉडी की पोजीशनिंग है वो वैसे तो डाउनवर्ड जानी चाहिए, लेकिन जैसे वॉमिटिंग करते हैं आप तो आपकी जो पूरा फोर्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो आपका बेबी वैसे तो उसका मतलब जो हेड होता है बेबी का वो जाना चाहिए मतलब डाउनवर्ड पोजीशन में, लेकिन मेरा क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था मेरा, कि अपवर्ड पोजीशन की ओर हो रहा था, क्योंकि वॉमिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गॉड से यही प्रे करती हूँ मैं कि जिसकी भी प्रेगनेंसी हो वो नॉर्मली अच्छे से निकल जाए, और भगवान, बाकी तो भगवान के ऊपर आप विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो हम इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आप लोग इस विश्वास में मत रहें, ना ये फालतू की वीडियो वगैरह मतलब इस तरीके से प्रिडिक्शन लगाएं कि बॉय होगा या गर्ल होगी, मुझे ऐसा खाने की क्रेविंग है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो बेबी का जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है जो फादर की जीन्स और मदर के जीन्स होते हैं आपस में कलेक्ट होते हैं। अगर तो मदर और फादर के एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो बेबी गर्ल होगा। अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम और फादर का वाई क्रोमोसोम आपस में कंबाइन करेंगे देन बॉय होगा। तो आप इस चीज़ मिथ में मत रहिए कि हमारा ये खाएंगे हम तो बेबी गर्ल होगा, ये खाएंगे तो बेबी बॉय होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके फादर के मतलब आपके हस्बैंड के
जो भी जीन्स उस टाइम आपके जीन्स से कंबाइन होंगे उसके ऊपर। तो इसी के साथ हम ये वाली वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है इससे कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी। बाकी हो सकता है कि आप लोगों को कोई क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके जो भी डाउट होंगे, क्वेरी होंगी, उनके बारे में आपको रिप्लाई साथ के साथ कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।